हेलो जय हिंद। और कैसे उम्मीद है दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता। जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं, बहुत सारी गैसें द्रव में घुलनशील हैं, बहुत सारी गैसें द्रव में घुलनशील हैं। जैसे में ऑक्सीजन जो होती है वह जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जिससे मछलियां जीवित रहने के लिए इसमें सांस लेती हैं। यानी जल के अंदर अगर ऑक्सीजन को हम घोलते हैं तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुलता है, जबकि वहीं पे इसी जल के अंदर हम HCl को घोलें, HCl को अगर इस जल के अंदर घोलें तो इस जल के अंदर HCl पर्याप्त मात्रा में अत्यधिक घुलनशील होती है। यानी जल की विलेयता यहाँ पे ज्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन की विलेयता यहाँ पे कम होती है। यह विलेयता इस बात पर निर्भर करती है कि किसका अवशोषण गुणांक अधिक है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी विलेयता अधिक होगी, जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होता है उसकी विलेयता कम होती है। आइए इस पॉइंट को हम लिखते हैं। पॉइंट है, ऑक्सीजन जल में बहुत कम घुलनशील होता है क्योंकि इसका अवशोषण गुणांक बहुत ही कम होता है, जबकि HCl का अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है, इसलिए जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। HCl गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होती है क्योंकि इसका अवशोषण गुणांक अधिक होता है। जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वे गैसें अधिक विलेय होती हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक NH3 अमोनिया का है 7.10, देन उसके बाद से HCl 4.42, देन उसके बाद से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड 2.62, देन उसके बाद से ऑक्सीजन का लिखा हुआ है अवशोषण गुणांक 0.028। तो अवशोषण गुणांक ऑक्सीजन का कम होता है इसलिए कम घुलती है, हाइड्रोजन का और कम होता है इसलिए वो और कम घुलती है। तो जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक वह ज्यादा घुलेंगी, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक कम वह कम घुलेंगी। आइए अब हम बात करते हैं अगला, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर कौन कौन है। अगला पॉइंट है गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, वह कौन कौन फैक्टर हैं जो गैसों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट है गैस की प्रकृति, गैस का नेचर कैसा होना चाहिए। तो यदि किसी गैस को आप किसी विलायक के अंदर डालते हैं और उस विलायक के अंदर जाते ही वह तुरंत उससे क्रिया कर लिया, तुरंत उससे रिएक्शन कर लिया, तुरंत उसके अपने आयनों में टूट गया, उससे रिएक्शन कर लिया, तो वह ज्यादा ही विलयशील है, यानी घुलनशील वह ज्यादा है, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है, वह बहुत ही ज्यादा घुलनशील है। सामान्यतः वे गैसें जो विलायक से अभिक्रिया करती हैं अथवा विलयन में जाते ही अपने आयनों में टूट जाती हैं वे बहुत ही विलयशील होती हैं। जैसे में NH3 ये अमोनिया है, जैसे ही आप इसको जल में आप डालेंगे तो जल में जाते ही अमोनिया जल में जाते ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में ये टूट जाएगा, अमोनियम अलग हो जाएगा, अमोनियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड यहां से अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही आप जल में डालते हैं, जैसे ही आप जल में डालते हैं तो ये बनेगा H2CO3 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और ये जैसे ही विलयन के अंदर जाएगा तो ये आपके पास H+ और HCO3 में टूट जाएगा, अपने आयनों में तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, अपने आयनों में तुरंत टूट जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। तो यदि कोई गैस है और उसको आप जल में डाल रहे हैं और विलयन में जाते ही वह तुरंत उस विलयन के अंदर रिएक्शन करना शुरू कर दे, तुरंत क्रिया करना शुरू कर दे, तुरंत उससे क्रिया करके अपने आयनों में टूटना शुरू कर दे, तो वह ज्यादा ही सोलुबल है, ज्यादा ही विलयनशील होता है, ज्यादा ही घुलनशील होता है वह। अगला पॉइंट हम लेते हैं इसकी। अगला पॉइंट है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, लाइक डिजॉल्व लाइट। इसके अगले वाले में लेक्चर में आपको बताया कि समान समान को घुलता है। यदि ध्रुवीय गैसें हैं तो जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है, आसानी से घुलेगा।
यदि ध्रुवीय गैसें हैं, ध्रुवीय गैसें अगर हैं, ध्रुवीय गैसें आप ले रहे हैं, जैसे HCl ध्रुवीय गैस है, ये पोलर होता है, H प्लस पार्श्व प्लस और Cl पार्श्व निगेटिव में टूटता है। ये आपके पास H पार्श्व पॉजिटिव और Cl पार्श्व निगेटिव में टूट जाता है। यानी पार्श्व का मतलब इन दोनों के बीच जो बंध बनाता है, जो बंध बना होता है, वो हल्का सा इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है, तो इसमें पार्श्व पॉजिटिव, इसमें पार्श्व निगेटिव आता है। वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं, इनके अंदर ये गैसें हैं कैसे, ध्रुवीय अणु होते हैं, इनके अंदर ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु है तो ये ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक मतलब H2O, H2O में आसानी से घुलेगा, आसानी से घुलेगा, क्योंकि H2O का है, ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, ध्रुवीय विलेय भी है, ध्रुवीय विलायक भी है। विलेय यहाँ पे गैसें हैं ध्रुवीय, यहाँ पे विलायक जल है, तो आसानी से घुलता है। जबकि अध्रुवीय विलायक में कम घुलता है, जबकि अगर इसी गैस HCl को अगर अध्रुवीय में घोला जाए, अध्रुवीय का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर हम घोलें इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलेंगे तो कम घुलेगा। यानी यदि हम ये जल के अंदर, इस जल के अंदर H2O के अंदर अगर हम HCl को घोल रहे होते हैं, HCl को घोल रहे होते हैं तो अधिक घुलेगा, यहाँ पर अधिक विलेय होगा। जबकि अगर हम यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हम HCl को घोल रहे होते हैं, HCl को घोल रहे होते हैं, तो HCl यहाँ पे कम घुलेगा, यहाँ पे कम विलेय होगा, यहाँ पे कम विलेय है, जबकि यहाँ पे अधिक विलेय है, क्योंकि समान को घोलता है। पहले वाले लेक्चर में हमको बताया इससे, ठीक है। तो यहाँ पे समान क्या है, ध्रुवीय भी, गैसें भी ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, इसलिए आसानी से घुलेगा और अधिक घुलेगा। जबकि यहाँ पे ध्रुवीय गैसें हैं और अध्रुवीय कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम मात्रा में घुलेगा, यहाँ पे अधिक मात्रा में मिले, यहाँ पे कम मात्रा में मिले। आप किसी भी गैस को ले सकते हैं, NH3 को ले सकते हैं, यह अपने जब इसको जैसे ही आप घोलेंगे, ये ध्रुवीय है, यह ध्रुवीय है, इसमें घोलेंगे आप तो अधिक घुलेगा, जबकि आप इनको इसमें घोलेंगे तो कम मात्रा में घुलेगा। तो किसी भी ध्रुवीय अगर गैस से आप ले रहे हैं, इन गैसों को अगर आप ध्रुवीय विलायकों में घोलते हैं तो अधिक घुलेगा, जबकि अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं तो कम मात्रा में घुलता है। ये विलायक की प्रकृति होती है, इसकी नेचर होती है। अगला पॉइंट है तापमान का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब किसी विलेय गैस को आप किसी विलायक द्रव में घोलते हैं, जब किसी विलेय गैस को आप किसी विलायक द्रव में घोल रहे होते हैं, ये विलेय है आपके पास और ये विलायक है। जब आप किसी विलेय गैस को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं तो यहां पे बनता है विलयन जो बनता है उसके साथ साथ उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। और जहां से ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जहां ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा बाहर निकले, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। इस प्रक्रम में क्या होता है, तो जैसे ही आप यहां पे तापमान बढ़ाएंगे, याद करिए यहां पे तापमान बढ़ाएंगे, तापमान अगर बढ़ा रहे हैं, तापमान अगर बढ़ा रहे हैं आप, तापमान इंक्रीज कर रहे हैं, तो ताप को ला सातले नियम कहता है। क्लास 11th में आप पढ़े हैं ला सातले नियम कि अभिक्रिया विरोध करती है, हमेशा अभिक्रिया विरोध करती है। तो अगर तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया यहां विरोध करेगी, अभिक्रिया तापमान को घटाना चाहेगी, जब तापमान को घटाना चाहेगी, सोचिए तापमान आप बढ़ा रहे हैं तो ऊष्मा ज्यादा निकल रहा है, तापमान आप बढ़ा रहे हैं ऊष्मा ज्यादा निकल रहा है, लेकिन अभिक्रिया काम करेगी, तापमान को घटाना चाहेगी। यहां पे ला सातले नियम के अनुसार अभिक्रिया तापमान को घटाना चाहेगी।
ला सातले नियम के अनुसार, ला सातलिए नियम के अनुसार, यहां पे ला सातलिए नियम के अनुसार आप कहेंगे कि अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया तापमान को घटा देगी, अभिक्रिया तापमान को घटाएगी, अभिक्रिया तापमान को घटाएगी, अभिक्रिया तापमान को घटाएगी। अगर अभिक्रिया तापमान को घटा रही है तो यहाँ पे ऊष्मा कम उत्सर्जन होगा। अभिक्रिया तापमान को घटा रही है, हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, अभिक्रिया तापमान को घटा रही है। अगर हम तापमान को बढ़ाएं तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगा, लेकिन अभिक्रिया तापमान को घटा देगी तो ऊष्मा यहाँ पे कम हो जाएगा। ऊष्मा कम होगा तो अभिक्रिया पक्ष दिशा में होना शुरू हो जाएगी, अभिक्रिया इस दिशा में शुरू होगी, अभिक्रिया इस दिशा में शुरू हो जाएगी, उल्टा डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, यानी अभिक्रिया पीछे की तरफ चलेगी। आप कहेंगे तापमान घटा देगी तो अभिक्रिया पीछे की तरफ चलेगी। बोलेंगे आप क्या? अभिक्रिया पक्ष दिशा में चलेगी, अभिक्रिया पक्ष दिशा में चलेगी। जब अभिक्रिया पक्ष दिशा में होना प्रारंभ हो जाएगी, अभिक्रिया पक्ष दिशा में होना प्रारंभ हो जाएगी, पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगी तो विलेयता घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। यानी आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी, विलेयता घटेगी, विलेयता घटेगी, विलेयता घटेगी। ये बात कंफर्म है। अब यदि आप तापमान को घटा रहे होते हैं, दूसरा में, ये पहला पॉइंट था आपके पास, पहला। अगर आप दूसरा पॉइंट इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट था इसमें दूसरा पॉइंट, तापमान को घटाते हैं। अगर यदि तापमान को हम घटा रहे होते हैं तो ला सातले नियम के अनुसार अभिक्रिया तापमान को बढ़ाएगी, तापमान को बढ़ाएगी। अगर तापमान को बढ़ाएगी तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगा, ऊष्मा ज्यादा निकलेगा, ऊष्मा ज्यादा निकलेगा, और ऊष्मा ज्यादा निकलेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अभिक्रिया आगे की तरफ चलेगी, और उस कंडीशन में विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी। आप कहेंगे तापमान यदि घटा रहे होते हैं तो ला सातले नियम के अनुसार अभिक्रिया तापमान को बढ़ाएगी, अभिक्रिया तापमान को बढ़ाएगी, और अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। तब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी, तब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। और यदि अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही है तो उस कंडीशन में विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। अतः विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। दोनों कंडीशन समझ में आ गया? विलेयता बढ़ेगी। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा बाहर निकल रही हो। ठीक है, जैसे आप किसी भी गैस को लाकर द्रव में डाल रहे होते हैं, जैसे किसी आप विलेय गैस को द्रव में डालेंगे तो उस कंडीशन में अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, विलयन बन रहा है और ऊष्मा बाहर निकल रही है, हीट हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन में तापमान बढ़ाएंगे तो ला सातले नियम के अनुसार अभिक्रिया तापमान को घटा देगी, तापमान को घटाएगी तो अभिक्रिया पश्च दिशा में शुरू हो जाएगी, इस दिशा में शुरू हो जाएगी होना, और विलेयता घट जाएगी। यदि आप तापमान को घटाएंगे तो ला सातले नियम के अनुसार तापमान घटाएंगे तो अभिक्रिया तापमान को बढ़ा देगी, तापमान को बढ़ाएगी तो उसमें ज्यादा उत्सर्जन होगा, उसमें ज्यादा निकलेगा और विलेयता भी बढ़ जाएगी, विलेयता भी बढ़ेगी। ये रहा कंडीशन। अगला हम लेते हैं पॉइंट्स, दाब का प्रभाव। पॉइंट है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये दो हमारे पास विलायक है, H2 जल है, और इस जल में ये आपके पास गैस घुला हुआ है, ये गैस है जो विलेय है, और ये गैस कुछ यहाँ पे विलेय हुआ है, कुछ विलेय है यहाँ पे,
और ये गैस के अणु हैं, ये गैस के अणु हैं जो विलेय हैं, ये विलेय हैं, गैस के अणु घुले हुए हैं, ये 3-4 पॉइंट इसमें घुले हुए हैं। मान लीजिए मेजर 5 पॉइंट इसमें घुले हुए हैं, 5 कण। और यहाँ पर विलेय के ये कण हैं, यानी गैस की ये मॉलिक्यूलर हैं, विलेय हैं, और ये आपके पास विलेय हैं। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे, जैसे ही आप, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, और इस पिस्टन पर आप हल्का सा प्रेशर लगाए हुए तो ये घुला हुआ है 4 मॉलिक्यूलर। जैसे ही आप प्रेशर इस पर लगाएंगे, पिस्टन पर प्रेशर आप लगाएंगे, पिस्टन पर आप दाब लगाएंगे, जैसे इस पर दाब लगाएंगे अंदर जाकर ये घुलना प्रारंभ कर देंगे। ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ घुलेगा, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे अंदर जाकर घुल जाएगा। प्रेशर पाते ही ये अंदर जाकर घुलेगा, ये अंदर जाकर, ये प्रेशर पाते ही ये अंदर जाकर घुल जाएगा, ये अंदर जाकर घुलेगा। जैसे ही प्रेशर मिलेगा ये अंदर जाकर घुलेगा। इस तरह से जैसे ये प्रेशर मिलेगा ये अंदर जाकर घुल जाएगा। इस तरह के ये सब के सब मॉलिक्यूलर अंदर जाकर घुल जाएंगे, अंदर आकर ये घुल जाएंगे। तो ये इसमें विलेय कण घुल जाएंगे प्रेशर पाते ही, दाब लगाते ही। तो दाब बढ़ाने पर विलेय के अणु यानी जो गैस हैं वह अधिक घुलते हैं। दाब बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, यानी दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। ये बात मात्रात्मक रूप से हेनरी साहब ने बताया, यानी यहां से आप पढ़ेंगे अब हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। अगले लेक्चर में बात करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।